हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत मानचित्र अभ्यास को देखेंगे, जिसमें हम मृदा के प्रकार, बांध परियोजनाएं, गन्ना चाय केहवा, कपास पटसन रबर तथा अन्य महत्वपूर्ण केंद्र बिंदुओं को मानचित्र पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जो मानचित्र आपका आएगा वो मृदा के प्रकार के विषय में आएगा, जिसमें इस तरीके से वो आपको हाईलाइट करके पूछ सकते हैं कि जो ये किस प्रकार के, और इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार के वन है या किस प्रकार की मृदा है। तो इस आपको जानना है कि जो ये जम्मू कश्मीर और यहाँ का जो एरिया है ये पर्वत तथा वन है, या पर्वतीय वन भी पूछ सकता है। इसी तरीके से जो ये एरिया है ये राजस्थान में है और ये शुष्क एरिया है, शुष्क मृदा है। इसी तरीके से जो ये आपको ये पोर्शन दिख रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा का, और यहाँ पर भी है थोड़ा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का, ये जो एरिया है ये लाल व पीली मिट्टी का है। और ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है एरिया, जिसमें महाराष्ट्र, थोड़ा मध्य प्रदेश का, गुजरात का एरिया आता है, तो ये जो मृदा है वो है काली मिट्टी। इनको ध्यान से देखेंगे। और ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली, ये जो सारा क्षेत्र है, ये जो इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। तो ये आपसे मृदा के प्रकार में वो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो मानचित्र आ सकता है उसमें वो आपसे चावल के बारे में पूछ सकता है कि चावल की जो फसल है वो किन किन राज्यों में होती है, या इस तरीके से वो सेट बना के पूछ सकता है कि ये कौन सी फसल यहाँ पर बोई जा सकती है। तो इसका आंसर है चावल। ये जो जितना भी एरिया है सारी जगह पे हम चावल की फसल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपसे गन्ने के बारे में पूछ सकता है। तो गन्ने का जो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, थोड़ा बिहार का एरिया है, ये सारा गन्ना की फसल यहाँ पे बोई जाती है। थोड़ा ये भी एरिया है महाराष्ट्र में, थोड़ा कर्नाटक में। तो मेनली आपसे यहाँ पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सेट करके, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गन्ना बोया जाता है। और अगर चाय के लिए पूछा जाएगा तो चाय के लिए ये वाला एरिया है जिसमें असम और पश्चिम बंगाल का ऊपरी एरिया दार्जिलिंग है, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। और नीचे जो एरिया है ये जिसमें केरल, थोड़ा तमिलनाडु का एरिया है, तो यहाँ पर कॉफ़ी, जिसको कहवा भी बोलते हैं, इसकी फसल की जाती है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो है कपास के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो कपास काली मिट्टी में बोई जाती है।
तो आप ये जो एरिया है ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र का, ये कपास की फसल यहाँ पर होती है। कुछ एरिया ये भी है, पर मेनली यहाँ पर आप महाराष्ट्र में बोल सकते हैं और इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो जो पटसन है, पटसन की खेती के लिए ये एरिया है असम, पश्चिम बंगाल, थोड़ा बिहार का भी है। तो इन एरियो में पटसन बोई जाती है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और जो ये नीचे एरिया है केरल के आसपास, केरल में यहाँ पर रबड़ की फसल होती है, मेनली आप ध्यान रखें केरल में। तो ये फसलों यहाँ पर बोई जाती हैं। गेहूं के लिए देखेंगे तो गेहूं के लिए ये पूरा एरिया हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का थोड़ा भाग है, महाराष्ट्र का भी थोड़ा भाग है। तो ये मेनली जो ये ऐसे सेट बना हुआ, अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सा फसल है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये गेहूं की फसल बोई जाती है। इसके प्रमुख उत्पादक देश अगर पूछा जाए गेहूं के, तो आप बोल सकते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद वह आपसे आणविक और तापीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है हमें कि जो आणविक ऊर्जा केंद्र हैं वो हमारे ये नरोरा है, एक नरोरा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद ये कलपक्कम है, ये गुजरात में है। तारापुर है, ये तारापुर मुंबई में, महाराष्ट्र में। राज्य पूछ सकता है आपसे कि किस राज्य में तारापुर आणविक केंद्र है, तो आपको महाराष्ट्र बोलना है। इसके बाद कलपक्कम है, तमिलनाडु में है। और इसके बाद आपसे वो जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में भी पूछ सकता है। तापीय देखिए रामागुंडम है, वो तेलंगाना में है। नामरूप है असम में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में। तो ये तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, इनके बारे में भी आपसे मानचित्र में पूछ सकता है। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो जो मेन है वो है कानपुर, इंदौर, सूरत जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, कोयम्बटूर कर्नाटक में है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इनको भी आप ध्यान से देख लें। उसके बाद वह लोहा और इस्पात संयंत्र के बारे में भी मानचित्र में आपसे पूछ सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो जमशेदपुर झारखंड में है। और राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है।
विजयनगर कर्नाटक में है और सेलम तमिलनाडु में है। तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में भी मानचित्र आ सकता है, जिसमें वो आपसे नोएडा के बारे में पूछ सकता है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गांधीनगर है, गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे भी महाराष्ट्र में है। हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इनकी को भी देखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मुख्य नदियों और बांध के बारे में भी ज़रूर आता है एग्ज़ाम के बारे में। आपसे पूछ सकता है कि सलाल बांध परियोजना किस राज्य में है, या इस तरीके से हाईलाइट करके पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट है, बांध परियोजना। भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद राणा प्रताप सागर राजस्थान में, सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में, हीराकुंड उड़ीसा में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, और तुंगभद्रा कर्नाटक में। तो ये बांध परियोजनाओं के बारे में भी वह आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन और समुद्री पत्तन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो पहले हवाई पत्तन के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब में है, अमृतसर में, जो राजा सांची के नाम से है। उसके बाद दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी के नाम से। हैदराबाद में है, राजीव गांधी के नाम से। पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। तो ये हवाई पत्तन थे। समुद्री पत्तन के बारे में देख लेते हैं। जो समुद्री पत्तन है, गुजरात में है, कांडला। मुंबई महाराष्ट्र में, मारमागो आपका कर्नाटक में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, और हल्दिया है, ये पश्चिम बंगाल। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है और समुद्री पत्तन थे, जिनके बारे में हमने इस मानचित्र में देखा। इनकी प्रैक्टिस कर लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है। मानचित्र पर इसको 2 से 3 बार ज़रूर पॉइंट करके और लिखने का अभ्यास करें, ताकि ये आपको आसानी से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आने पर इसको आप सही से
कर सकें। थैंक यू।